क्या कर रहे थे हम लोगों ने पिछले क्लास में दो टॉपिक थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से दो टॉपिक कर दिया है। एक तो हीट एंड टेम्परेचर, ये एक टॉपिक किया था, उससे रिलेटेड हम लोगों ने जो भी टॉपिक था कवर किया, न्यूमेरिकल भी किया है। दूसरा टॉपिक किया था अभी पिछले जो क्लास में हम लोगों ने किया था वो था थर्मल एक्सपेंशन। ठीक, थर्मल एक्सपेंशन किया था जिसमें हमने बताया था लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन, और उससे रिलेटेड हम लोगों ने एक क्लास में न्यूमेरिकल भी, एक दो क्लास में न्यूमेरिकल भी कराया था। तो ये हो गया यहाँ तक थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्लास, फिजिक्स क्लास 11th में। अगला जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है स्पेसिफिक हीट, और इससे रिलेटेड कई सारी बातें, जैसे स्पेसिफिक हीट है, मोलर स्पेसिफिक हीट है, लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, इस तरह के टॉपिक इसमें है। तो आज हम लोग इसी तरह के टॉपिक को शुरू करते हैं। जहां तक हो जाएगा आज कर लेंगे, फिर कंटिन्यू चलता रहेगा। ओके, तो क्या कर रहे थे, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है, जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। मैं साबिर अलीगढ़, आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसा 9th था, 11 डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET, CUET, पैरामेडिकल, NDA, CDS वगैरह वगैरह होती है, बहुत सारी तैयारी होती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। आज हम लोग चलते हैं और करते हैं स्पेसिफिक हीट, देखते हैं क्या होता है स्पेसिफिक हीट। ये हमारा स्पेसिफिक हीट, मैं इसका डेफिनेशन जो है लिटरल डेफिनेशन लिख देता हूं, वैसे तो मैं आपको सुना देता हूं क्या है स्पेसिफिक हीट। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। क्या मतलब हुआ है, एक कोई भी सब्सटेंस लेते हैं उसका यूनिट मास लेते हैं। यूनिट मास का मतलब ये है कि हम लोग ग्राम में भी ले सकते हैं CGS सिस्टम के लिए, SI सिस्टम में हम लोग kg में भी ले सकते हैं। तो यूनिट मास लेते हैं, उस यूनिट मास का जब हम लोग हीट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ता है। हम लोग बताया था जब हीट देते हो तो टेम्परेचर बढ़ता है, हीट लेते हैं तो टेम्परेचर घटता है। तो जब एक यूनिट मास को जब हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितने हीट की जरूरत पड़ेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस। अलग अलग सब्सटेंस है, जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, अलग अलग चीजें हैं, लिक्विड में बहुत सारे लिक्विड हैं। तो हर सब्सटेंस का अपना अपना स्पेसिफिक हीट है। क्या डेफिनेशन हमने बताया था, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। तो मैं इसको लिटरली लिखता हूं, यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख देता हूं, इसका एक छोटा सा रिलेशन वो भी दिखाता हूं। ओके, ये हम लोगों ने डेफिनेशन लिख दिया, मैं पढ़ देता हूं। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। यूनिट मास का 1 डिग्री टेम्परेचर अगर रेज करना चाहते हैं तो कितना हीट की जरूरत है, उसी को हम लोग स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। सपोज करते हैं एक बॉडी है, जैसे मान लो ये एक हमारा बॉडी है, सपोज करते हैं हम लोग कि ये एक हमारा बॉडी है, इसका मास कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम लोग हीट कर रहे हैं, तो पहले हम लोग हीट करने से पहले इस बॉडी का टेम्परेचर नाप लिया, ये सॉलिड में ले लिया, लिक्विड का भी ऐसे ही है, गैस का भी ऐसा ही है, किसी भी स्टेट में मैटर हो किसी का भी। तो सबसे पहले उसको लेते हैं, उसका टेम्परेचर नाप लेते हैं, उसका मास नाप लिया, मास को मेजर कर लिया। अब इसको हीट दे रहे हैं, कुछ देर हीट देने के बाद हम लोग टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम लोग किसी भी स्केल से नाप सकते हैं। स्पेशली हम लोग सेल्सियस स्केल यूज़ करते हैं, तो थर्मामीटर, मरकरी थर्मामीटर से हम लोग इसका टेम्परेचर नापते हैं। तो पहले जो नापा था टेम्परेचर वो कुछ और था, थोड़ी देर हीट करने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो थोड़े से टेम्परेचर बढ़ जाएंगे तो मान लो पहला जो टेम्परेचर था वो T0 था, और अब जो राइज टेम्परेचर है T डैश हो गया, तो T डैश माइनस T0 इज इक्वल टू डेल्टा T। इतना टेम्परेचर हमारा बढ़ गया। ठीक है, इसका जितना भी मास था, मास को हम लोग m ले लेते हैं, ये m ले लिया, और टोटल कितना हीट सप्लाई किया,
तो टोटल जितना हीट सप्लाई किया उसको हम लोग क्यू ले लेते हैं, ठीक है। वैसे इस बॉडी का पहले से उसके अंदर एनर्जी था, हर बॉडी में एनर्जी होता है, चाहे वो सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी फॉर्म में हो, सब में उसके अंदर एनर्जी होता है पहले से। ये और बात है कि एनर्जी कम होता है, एनर्जी ज़्यादा होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि सॉलिड में एनर्जी कम होता है, लिक्विड में उससे ज़्यादा होता है, गैस में उससे भी ज़्यादा होता है, पर एनर्जी होता है। कितनी बात समझ में? तो जितना भी एनर्जी था उसका पहले हम लोगों ने एनर्जी को नाप लिया, फिर जितना हमने एनर्जी दिया उसको तो एक फाइनल एनर्जी आया, तो चेंज इन एनर्जी डेल्टा क्यू नाप लिया, यानी कितना हमने एनर्जी दिया है उसको, उस बॉडी को डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज होने के लिए कितना हीट दिया हम लोगों ने। तो क्या समझ में आया कि जितना भी हम लोगों ने हीट दिया डेल्टा क्यू, वो एम सी डेल्टा टी हो गया। क्या मतलब हुआ इसका? ये रिलेशन आ गया इसका। ये मास ऑफ द बॉडी है, यानी जितना भी मास हो, 1 kg 2 kg, ग्राम में ले तो 1 ग्राम 2 ग्राम 500 ग्राम, जितना भी हो ये मास हो गया। ये इसका स्पेसिफिक हीट है। क्या मतलब हुआ? 1 ग्राम मास का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितना हीट की जरूरत होती है, वो स्पेसिफिक हीट हो गया, ठीक। और ये डेल्टा टी को कितना टेम्परेचर चेंज किया हम लोगों ने, 2 डिग्री 4 डिग्री 10 डिग्री कितना चेंज किया, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे हम लोग होता है ना, एक आइटम खरीदते हैं तो उसका कीमत पता है, अगर 10 आइटम लेंगे तो वो एक आइटम के कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो तो टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा। ऐसे ये स्पेसिफिक एक यूनिट मास का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितना हीट की जरूरत है वो बता देता है। अब मास चाहे 1 kg हो 2 kg हो 4, इससे मल्टीप्लाई कर दो पता चल जाएगा कितना हीट की जरूरत है। अगर 1 डिग्री टेम्परेचर का तो ठीक है, 2 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री जितना चेंज करना उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये टोटल जो हीट का चेंज होगा वो हमें बताएगा डेल्टा क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। और ये जो सी है ये सी स्पेसिफिक हीट है और इसका रिलेशन होता है डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। ये हमारा स्पेसिफिक हीट का रिलेशन हो जाता है, ठीक है। टोटल हीट सप्लाई टू अ बॉडी अपॉन द मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट सीजीएस सिस्टम में देखते हैं, एसआई सिस्टम में देखते हैं, तो यूनिट दे रखा है सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। यहाँ पे तो हीट का जो हीट होता है उसको कैलोरी बताते हैं, सीजीएस सिस्टम में कैलोरी बताते हैं, कैलोरी ग्राम पर सेल्सियस, ये हमारा सीजीएस सिस्टम में आता है। कैलोरी ऊपर एनर्जी है ना तो ऊपर में लिया है, तो कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस। लेकिन अगर सीजीएस सिस्टम में एसआई सिस्टम में देखते हैं, एसआई सिस्टम में कितना यूनिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तो जूल, एनर्जी का जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है, पर केल्विन। ये हमारा एसआई सिस्टम में स्पेसिफिक हीट का यूनिट होता है। कितनी बात सुन में आई? कहाँ कहाँ समझ में आया? ये समझ में आया स्पेसिफिक हीट किसको बोलते हैं और क्या यूनिट होता है सीजीएस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में। ये पॉइंट समझ में आ गया, ये नोट करिए इसे। आगे चलते हैं, अगला जो टॉपिक दे रखा है वो मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक। तो इसे नोट कर तो मैं बताता हूँ मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर तो जानते हैं, मोल आमतौर पे गैस में यूज करते हैं हम लोग, टर्म मोल्स होता है। एक मोल जानते हैं किसको बोलते हैं? ठीक है ना, मोल्स के बारे में बताया, एवोगैड्रोस नंबर। एक मोल जो होता है वो 1 एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होता है, और 1 एवोगैड्रोस नंबर में जानते हैं कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं, है ना। वो केमिस्ट्री में पढ़ा है मोल कंसेप्ट। तो बताया क्या कि एक मोल जो है जितना भी हो, लेकिन क्या बताते हैं कि अगर हम उसको ग्राम में लें, क्या ग्राम में लें, तो जितना उसका अगर एटम है तो एटॉमिक मास, या मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास जितना होता है वो ग्राम में, उतना ही वो 1 मोल के बराबर होता है। कितनी बात समझ में आई? नहीं समझ में आया ना? जैसे मान लो हम लोग वाटर लेते हैं, ठीक, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18। जैसे वाटर है ना फॉर्मूला, ये H2O, ठीक। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पे 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना? 16। एटॉमिक नंबर 8 होता है,
एटॉमिक मास उसका डबल होता है। 16 हो गया तो ये 18 आ जाएगा, ये 18 AMU या फिर U में दिखाते हैं, ठीक है। तो ये 18U होता है वाटर। तो ये बहुत ही एटॉमिक मास बहुत ही स्मॉल यूनिट होता है, ठीक। लेकिन अगर 18 ग्राम लें, पानी कितना लें, 18 ग्राम, यानी 18 ग्राम अगर हम लोग वाटर लेते हैं तो ये 1 मोल के बराबर है, ये 1 मोल के बराबर है ये, ठीक है। यानी 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम। अब क्या बताया कि अगर 18 ग्राम वाटर को 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितना हीट की जरूरत होती है उसी को हम लोग कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 है, तो यहाँ पे जो डेफिनेशन दे रखा है मोलर स्पेसिफिक हीट का, द अमाउंट ऑफ हीट required to raise 1 degree temperature of 1 mole of a substance. The substance may be atom or molecule. ठीक है, समझ में आ गया कि अगर हम लोग 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितना हीट देते हैं, वही मोलर मास, मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाता है। अब वो जो 1 मोल है वो 1 ग्राम नहीं होगा, जो एक एटम है या अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूल का कितना मास होता है या एटम का कितना मास होता है उतना ही ग्राम में लेंगे हम लोग। जितना ग्राम है उसको 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितना हीट की ज़रूरत होती है उसी को हम लोग कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। अब जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, गैस तो ऑलरेडी, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, कार्बन का होता है 12, है ना। ऑक्सीजन का कितना होता है, 2 ऑक्सीजन का आटम आता है, 16 2 32, ठीक है, यानी 44, कितनी बात में, यानी 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को अगर 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करना चाहते हैं तो कितना हीट की जरूरत होगी, वही मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहलाएगा। क्योंकि हर एटम का, हर मॉलिक्यूल का अपना अपना मॉलिक्यूलर मास होता है, एटॉमिक मास होता है, कितनी बात सुने। तो मैं इसका एक लिटरल डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ओके। क्या देखा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। कितनी बात सुनिए, कोई भी सब्सटेंस का, कोई जरूरी नहीं कि एक स्पेसिफिक, कोई भी सब्सटेंस लो, कोई भी कंपाउंड लो, एटम लो, 1 मोल का, 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितने हीट की ज़रूरत होती है वो हमारा कहलाता है मोलर स्पेसिफिक हीट। अब इसमें क्या बताया, इसका जो टोटल एक बॉडी है, एक जैसे मान लो एक हम लोगों ने कोई एक कंपाउंड लिया, मान लो एक लिक्विड ही ले लिया, ये एक लिक्विड ले लिया हम लोगों ने, इसको हम लोग हीट कर रहे हैं। हीट करने के बाद देखते हैं कि ये कितना मोल है, नंबर ऑफ मोल n ले लेते हैं, n मोल है ये, ठीक है। इसका टेम्परेचर जो चेंज किया डेल्टा T किया, मैंने जितना पहले टेम्परेचर था बाद में हीट करने के बाद थोड़ी देर हीट करने के बाद कितना टेम्परेचर हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T हो गया। और इसका जो स्पेसिफिक हीट होगा, स्पेसिफिक हीट मान लो इसका भी कैपिटल C है, कैपिटल C है। तो टोटल हम डेल्टा T डिग्री टेम्परेचर चेंज करने कितना हीट की जरूरत पड़ेगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T, ये आ जाएगा हमारा NC डेल्टा T। यहाँ पे N होगा नंबर ऑफ मोल इंटू स्पेसिफिक, मोलर स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितने हीट की ज़रूरत पड़ता है ये पता चल जाएगा। और अगर हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट C का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T, ये हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट का रिलेशन आ जाता है। यानी 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितने हीट की ज़रूरत होती है वही मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाता है हमारा। इसका यूनिट क्या होगा, CGS सिस्टम में, SI सिस्टम में क्या यूनिट होगा, तो यूनिट लिख लेते हैं हम लोग। CGS सिस्टम में दे रखा है, CGS सिस्टम में हीट का होता है
कैलोरी नीचे मोल का होगा पर मोल और पर सेल्सियस। ये तो सीजीएस सिस्टम है, और एसआई सिस्टम में होता है जूल पर मोल पर केल्विन। ये हमारा दोनों का यूनिट होता है। सीजीएस सिस्टम में ये होता है, एसआई सिस्टम में ये जूल पर मोल पर केल्विन होता है। तो ये है मोलर स्पेसिफिक हीट। कितनी बात समझ में आ गया? स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट में ये फर्क है कि ये यूनिट मास लेते हैं स्पेसिफिक हीट में, अब मोलर स्पेसिफिक हीट में 1 मोल लेते हैं। अब उस 1 मोल का कितना मॉलिक्यूलर मास होता है ग्राम में, वो ग्राम में कंसीडर करते हैं हम लोग, चाहे वो 2 ग्राम हो या 10 ग्राम हो, जितना भी हो, ठीक है। उसको पूरे को 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करना चाहते हो, कितना हीट देंगे, वो हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक दे रखा है इसमें छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं थर्मल से रिलेटेड। तो दूसरा जो अगला टर्म दे रखा वो है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी वो क्या होता है वो मैं बताता हूं। अगला इसे नोट कर लीजिए। ये अगला टॉपिक आ गया हमारा हीट कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी इसी को बोलते हैं। यहाँ पे क्या बताया कि इसका एक डेफिनेशन दे रखा है, द अमाउंट ऑफ हीट required to raise 1 degree temperature of a body is called thermal capacity, heat capacity। क्या मतलब हुआ? यानी किसी बॉडी का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितना हीट की ज़रूरत होती है, उसी को हम लोग थर्मल कैपेसिटी बोलते हैं या हीट कैपेसिटी बोलते हैं। क्या डिफरेंस है पहले में और इसमें? पहले में जो है ना यूनिट मास लेते थे, पहले में यूनिट मास लेते थे, जैसे स्पेसिफिक में 1 यूनिट मास लिया, मोलर में 1 मोल का लिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, मास कुछ भी हो, किसी भी बॉडी का जितना भी मास हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस पूरे बॉडी का 1 डिग्री टेम्परेचर अगर चेंज करना चाहते हैं तो हमें कितना हीट की जरूरत पड़ता है, वही हीट कैपेसिटी कहलाता है। जैसे 1 लीटर हो, 2 लीटर हो, 5 लीटर पानी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मान लो 5 लीटर पानी ले लिया, उसको हीट करे, अभी टेम्परेचर नाप लेते हैं और उसका 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करने के लिए टोटल कितना हीट दिया, तो वो उसका मोलर हीट कैपेसिटी हो गया या थर्मल कैपेसिटी हो गया। कितनी बात सुन में आई? तो मास इस पे कोई स्पेसिफिक नहीं है, बॉडी का जितना मास है सबका 1 डिग्री टेम्परेचर करना चाहते हैं रेज, तो वो हमारा थर्मल कैपेसिटी कहलाता है। मैं डेफिनेशन लिखूंगा तो और क्लियर हो जाएगा, लिखता हूं मैं, ठीक है ना। क्या बताया? द अमाउंट ऑफ हीट required to raise 1 degree temperature of a body is called heat capacity और थर्मल कैपेसिटी। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन लिख दिया। ये डेफिनेशन लिख दिया। क्या लिखा? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। बॉडी का मतलब उसका मास वो नहीं कर रहा, यूनिट मास नहीं लेना, उस पूरे बॉडी का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के कितना हीट की जरूरत पड़ता है, उसी को हम लोग कहते हैं थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी। कितनी बात सुनी? बॉडी कोई भी, जैसे मान लो एक बॉडी है, उसको तो आप पीस तो करेंगे नहीं 1 ग्राम दिखाने के लिए, तो पूरे बॉडी को गर्म करते हैं, और उस पूरे बॉडी का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितना हीट की जरूरत पड़ेगा, वही हमारा थर्मल कैपेसिटी कहलाएगा। उसका थर्मल का मतलब होता है हीट, कैपेसिटी का मतलब कितना वो ले सकता है। कोई बॉडी अगर उसके 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करना है तो उसको कितना हीट है चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं थर्मल कैपेसिटी। एक बॉडी का 1 डिग्री टेम्परेचर, पूरा बॉडी लेना है, उसमें ग्राम कम, यूनिट मास ये मास नहीं है, ठीक है। पूरे बॉडी को अगर हम लोग लेना चाहते हैं, मान लो एक हम लोग यहाँ पे एक लिक्विड ले लेते हैं और इसका जो है
मान लो ये 5 लीटर का लिक्विड है, या मान लो मिल्क है, दूध है ये, और इसका 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए 1 डिग्री टेम्परेचर, तो कितना हमें हीट की ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम लोग कहेंगे थर्मल कैपेसिटी। 5 लीटर हो सकता है, 2 लीटर हो सकता है, 1 केजी का बॉडी हो सकता है, 5 केजी का बॉडी हो सकता है, 50 केजी का बॉडी हो सकता है। वो सब पूरे बॉडी को एक साथ लेना हमें, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला दे रखा है? हीट कैपेसिटी मास इनटू स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना। स्पेसिफिक हीट तो जानते हैं यूनिट मास के लिए होता है, और टोटल जितना मास है ये हम लोगों ने टोटल मास ले लिया, ठीक। तो ये हो जाता है हमारा हीट कैपेसिटी का रिलेशन, मास इनटू स्पेसिफिक हीट। इसको हीट कैपेसिटी का अगर हम लोग यूनिट लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे हम लोग? जूल पर केल्विन या फिर कैलोरी पर ग्राम, ये इस तरह से आता है। ये 2 यूनिट होता है इसका, हीट कैपेसिटी का यूनिट है जूल पर केल्विन एसआई सिस्टम में, और सीजीएस सिस्टम में केल्विन पर ग्राम होता है। कैसे ये आ गया? देखो मैं लिख के लिखाता हूँ। ये मास का, मान लो हम लोग एसआई सिस्टम में ले रहे हैं, एसआई सिस्टम में तो मास का केजी ले लेंगे हम लोग, और ये स्पेसिफिक हीट का कितना यूनिट होता है? जूल पर केजी पर केल्विन, ये है ना ये। तो ये केजी ऊपर में पावर प्लस का, इसमें केजी माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाता है, तो जूल पर केल्विन ये वाला यूनिट आ जाता है। और इसी तरह से अगर सीजीएस सिस्टम में दिखाना चाहेंगे तो ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से वहां पे कैलोरी पर केल्विन आएगा, सॉरी ये वाला कैलोरी पर केल्विन पर सेल्सियस यार। तो यहाँ पे जो है कैलोरी पर सेल्सियस है, ये हमने गलत लिख दिया था। कितनी बात सुन में? तो ये हमारा इसका हीट कैपेसिटी का यूनिट होता है। यहाँ पे समझ में आ गया। ये छोटे छोटे डेफिनेशन आगे दे रखा है। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? वाटर इक्विवेलेंट वो मैं बता रहा हूं, इसे नोट कर लीजिए। वाटर इक्विवेलेंट अभी अभी हम लोगों ने किया था थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी में क्या डिफाइन किया था? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री टेम्परेचर फॉर बॉडी इज कॉल्ड थर्मल कैपेसिटी। एक बॉडी को 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितना हीट की जरूरत है, उसी को हम लोग कहते हैं थर्मल कैपेसिटी, ठीक। और उसका हम लोगों ने फॉर्मूला क्या लिखा था? थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट, है ना। ये हम लोगों ने लिखा था थर्मल कैपेसिटी में, ये रिलेशन लिखा था, ठीक। यानी ये मास कितना भी हो सकता है, 1 केजी हो सकता है, 2 केजी हो सकता है, 10 केजी का हो सकता है, उसका फिर स्पेसिफिक हीट तो हम लोग जानते हैं, उसको मल्टीप्लाई करें तो टोटल कितना हीट की जरूरत होगा, ये इतना जूल हो जाएगा, ये इतना जूल में आ जाएगा, क्योंकि एनर्जी है ना, तो जूल में आ जाएगा। ये इतना जूल चाहिए थर्मल कैपेसिटी के लिए। कितनी बात सुनिए। अब क्या बताया कि इतना जूल ऑफ एनर्जी, ये जो जूल है थर्मल कैपेसिटी है, अगर इतना जूल ऑफ एनर्जी वाटर को दिया जाए, किसको? वाटर को दिया जाए, और 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करना है वाटर का, तो वाटर के कितना मास को 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। कितनी बात में नहीं समझ में आया? यानी मास लेते, ये जो हीट है, मान लो हम लोगों ने इसको जूल है 100 जूल ले लिया, ये 100 जूल हमारा आ गया। अब ये 100 जूल जो है, हम यहाँ पे 100 जूल है, और ये मास ऑफ वाटर लेंगे, मास ऑफ वाटर लेंगे इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ तो वाटर पता है हमें, इसका वैल्यू ले लेंगे, यहां डालेंगे, ये इधर लाएंगे, तो क्या होगा? 100 अपॉन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर। समझ बता रही है ये? यानी कितना वाटर का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज हो जाएगा अगर मैं 100 जूल ऑफ एनर्जी
वाटर को दूं तो वाटर का स्पेसिफिक हीट इतना दे रखा है, तो जो 100 जूल है उसको स्पेसिफिक हीट से डिवाइड कर दो, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर से डिवाइड कर दोगे, जितना आएगा वो मास आ जाएगा। अगर हम लोग एसआई सिस्टम में लेते हैं, जैसे जूल ले रहा है तो हम लोग एसआई सिस्टम में ले रहे हैं, तो यह मास केजी में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इतना मास वाटर का, उसका इतना मास वाटर का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। अगर इतना हीट देते हैं, 100 जूल ऑफ एनर्जी दें वाटर को, तो इतना केजी, मान लो ये इतना केजी जो है एक्स केजी आ गया, एक्स केजी, ठीक है। तो एक्स केजी जो है ना वाटर इक्विवेलेंट हो गया। एक्स केजी वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ कि जितना हीट किसी बॉडी को 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए देते हैं, किसी बॉडी को 1 डिग्री टेम्परेचर, अगर वही हीट पानी को दे दे, पानी को दे दे तो कितना पानी का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज होगा, जितना पानी का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज होगा वही वाटर इक्विवेलेंट कहलाता है। वही ये जो मास आएगा यही वाटर इक्विवेलेंट कहलाएगा, वाटर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है, पानी के इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर, इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर, इन सब को मिला के नेट कितना बराबर हुआ। वाटर मतलब वाटर, कितने वाटर के बराबर होगा वो हीट जो किसी बॉडी के 1 डिग्री टेम्परेचर को रेज करने के लिए जरूरत है। एक बॉडी का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितने हीट की जरूरत है, ये जो हीट है ये हीट से अगर पानी को गर्म करे तो कितने पानी का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, कितने पानी का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज होगा, वो जो कितना पानी है, कितना केजी है, कितना ग्राम है, वही वाटर इक्विवेलेंट कहलाता है। कुछ कुछ समझ बात आ रही है। अब जैसे मान लो, अब एक छोटी सी हम एक मिसाल देते हैं, जैसे कि हमारा जो है एक होता है, जैसे हमारा इंडियन करेंसी होता है रुपीस, ठीक है, और एक यूरोपियन करेंसी होता है, डॉलर भी होते हैं, यूरो भी आता है। डॉलर को हम लोग मान लेते हैं, तो बताते हैं कि क्या है कि हमारा जो $1 जो है वहाँ का, हमारे यहाँ 80 रुपये, 86 रुपीज़ का चल रहा है, 86 रुपीज़, यानी वहाँ का $100 यहाँ पे हमारे 8 कितने के बराबर होगा, 86, 8,600 रुपये के बराबर हो जाएगा। वहाँ का $100 यहाँ 8,600 के बराबर हो जाएगा, यानी $1 जो होता है अभी जैसे दे रखा है, ये डॉलर जो है 186 रुपीज़ के बराबर है, 86 रुपीज़ के बराबर है। अगर वहाँ का $100 होगा तो यहाँ पे 8,600 रुपये के बराबर हो जाएगा। कितनी बात सुन रही, तो इक्विवेलेंट, यानी अगर वो डॉलर को लाते हैं तो इंडिया में कितने रुपये के बराबर हो गया वो, तो हम लोग इंडियन रुपीज़ के इक्विवेलेंट कर देते हैं कि अगर वो इतना है तो इंडिया में इतना हो जाएगा। ऐसी बोला कि किसी बॉडी का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के जितना हीट की जरूरत होगी, अगर वही हीट को अगर मैं वाटर को हीट करने के लिए यूज करूं तो कितने वाटर का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, वही हमारा वाटर इक्विवेलेंट कहलाता है। कुछ कुछ समझ में बात आ रही है। एक मैं लिटरल डेफिनेशन लिख देता हूँ इसका, फिर उसके बाद कुछ अगर डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना, कोई बात, ठीक है ना। लिख दूं, मैं लिखता हूँ, फिर थोड़ा लिखने के बाद भी समझ में आता है, पढ़ने के बाद समझ में आता है, ठीक है। ये एक हमारा डेफिनेशन लिख दिया, कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री, मेट्री मतलब मेजरमेंट, कैलोरी मतलब हीट, हीट को मेजर करने के लिए। तो क्या लिखा, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द मेजरमेंट ऑफ हीट इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। फिजिक्स में वो ब्रांच जो हीट के लेन देन को मेजरमेंट करने के लिए बताता है या उसमें हम लोग पढ़ते हैं, वो ब्रांच को कैलोरीमेट्री कहते हैं। और कैलोरीमीटर द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द हीट, तो कैलोरीमीटर लिख रहा हूँ अगला, ठीक है, ठीक है। ये दे रखा कैलोरीमीटर, ये द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ हीट, किसी बॉडी में कितना हीट है उसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं वो कैलोरीमीटर कहलाता है। ये कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे वो मेजर करता है कि कितना हीट है किसी बॉडी के अंदर। तो क्या बताया कि जब भी कभी दो बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं, एक बॉडी जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, जिसके अंदर हीट ज़्यादा है, एक बॉडी जिसका टेम्परेचर कम है, कोल्ड बॉडी है, तो एक हॉट बॉडी है, एक कोल्ड बॉडी है। अगर उन दोनों बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं तो जाहिर है हॉट बॉडी का हीट कोल्ड बॉडी में जाएगा और उस वक्त तक
हीट ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाए। जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो फिर हीट ट्रांसफर जो है रुक जाएगा, या यूं कहेंगे कि दोनों में इक्वल जा रहा है, ए से बी में जितना जा रहा है बी से ए में उतना ही चला जा रहा है, तो इक्वल जा रहा है क्योंकि टेम्परेचर बराबर हो गया। लेकिन जब तक टेम्परेचर का डिफरेंस होगा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट जाता रहेगा। ये इसका प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ, तो मैं प्रिंसिपल लिख देता हूँ कि कौन से प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ठीक है, क्या बताइए प्रिंसिपल में, ट्रांसफर ऑफ हीट इज बेस्ड ऑन हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडीज। द हॉट बॉडी ट्रांसफर द हीट टू द कोल्ड बॉडी अंटिल द टेम्परेचर ऑफ द बॉडीज बिकम्स इक्वल। यानी हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी पे ट्रांसफर ऑफ हीट बेस करता है, और जब दो बॉडी कांटेक्ट में आते हैं तो हॉट बॉडी उस वक्त तक हीट ट्रांसफर करता रहेगा जब तक कि हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी का दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता है। कितनी बात सुन रही? जो कोल्ड बॉडी को हीट मिला है वो किसने दिया है? हॉट बॉडी ने। तो जितना हॉट बॉडी हीट देगा उतना ही कोल्ड बॉडी हीट गेन करेगा। तो हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी इज इक्वल टू हीट लॉस बाय द हॉट बॉडी। तो यहाँ पे ये एक रिलेशन भी आता है, हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी is equal to heat loss by the hot body। ठीक है, ये एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जो भी कोल्ड बॉडी को जितना हीट मिला है वो कोल्ड बॉडी ने, जो हॉट बॉडी ने दिया है उतना ही मिलेगा। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से हम लोग इधर उधर नहीं देखते कि हीट जो है ना इधर उधर ट्रांसफर हो गया। हम लोग सिर्फ समझते हैं कि जो हॉट बॉडी था जो कोल्ड बॉडी था दोनों कांटेक्ट में आया है, और हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में उतना ही हीट आ गया जितना हॉट ने दिया है, बाकी इधर उधर कहीं नहीं जाए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से। यहाँ तक समझ में आ गया ये। अब क्या बताया कि जब भी कभी हम किसी बॉडी को हीट देते हैं, ठीक है, इतने सारे इस टाइम से आ रहे हैं हम लोग, स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट और थर्मल कैपेसिटी या वाटर इक्विवेलेंट, या फिर ये हमने अगला टॉपिक पिछला टॉपिक कैलोरीमेट्री कर रहे हैं। इसके बाद क्या बताया, चेंज ऑफ स्टेट। जब हम किसी बॉडी को हीट देते हैं तो टेम्परेचर तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन अगर हीट देते रहें तो उसका स्टेट चेंज हो जाता है। हमने पिछले क्लास में बताया था, पिछले लेक्चर्स में, कि अगर मान लो कोई सॉलिड बॉडी है और सॉलिड को मैं हीट देता रहूँगा तो हीट देते रहेंगे तो क्या होगा, सॉलिड आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है और वो सॉलिड लिक्विड में चेंज होने लगता है। ठीक है, लिक्विड में चेंज होने लगता है, और जब वो लिक्विड में चेंज होगा तो हीट देते रहेंगे तो पूरा सॉलिड जो ना लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या हुआ, स्टेट चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया। ऐसे ही लिक्विड को अगर हीट देते रहेंगे तो फिर गैस में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से चेंज ऑफ स्टेट, अगला जो टॉपिक आ रहा है चेंज ऑफ स्टेट, थोड़ा सा उसे बताता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं उसके। चेंज ऑफ स्टेट क्या बताया कि जब हम लोग हीट करेंगे और हीट देते रहेंगे कंटिन्यू, तो जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अगर हम लोग कंटिन्यू हीट देते रहेंगे तो जो लिक्विड होता है वो वेपर में चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर वेपर को ठंडा करें हम लोग, कूल करें, तो फिर वो वापस लिक्विड में आ जाता है, और लिक्विड को फिर और ठंडा करेंगे तो फिर सॉलिड में आ जाता है। तो ये जो स्टेट चेंज होता रहता है, रिवर्सिबल प्रोसेस है ये, रिवर्सिबल प्रोसेस है ये। जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये रिवर्सिबल फिजिकल प्रोसेस है। सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस होता है, और फिर कूल करने के बाद गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में आता है। तो मैं इसको थोड़ा सा लिखता हूँ, ये यहाँ पे देखिए, ये सॉलिड है, इसको जब हीट करेंगे तो ये एक मेल्टिंग पॉइंट आता है, एमपी बोले तो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जब मेल्टिंग पॉइंट आएगा यानी कि जब हीट करते 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 एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहाँ पे वो मेल्ट करना शुरू करता है, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट टू मेल्ट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मैं लिख दूंगा डेफिनेशन बाद में, अभी मैं इसको दिखा रहा हूँ। चेंज ऑफ स्टेट, जब ये मेल्टिंग करने लगेगा तो सडनली सारे सॉलिड एक ही साथ, सारे सॉलिड मेल्ट नहीं करता, हल्के हल्के मेल्ट होते 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 थोड़ी देर के बाद वो पूरा सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो ये हमारा लिक्विड हो गया, ये पूरा ही लिक्विड हो गया ये। अगर हम लोग कंटिन्यू हीट करते रहे,
अगर फिर इसको हीट करते रहेंगे तो एक आता बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बीपी, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे? द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। हर लिक्विड का अपना अपना मेल्टिंग, अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है। सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट और लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अपना अपना होता है, अलग अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, लिक्विड को जब बॉयल करने लगेगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो वेपर में चेंज होता रहेगा, लेकिन सडनली सारा लिक्विड वेपर में चेंज नहीं होता, टाइम लगता है। कंटिन्यू हीट देते रहेंगे तो फिर जाके वो वेपर में चेंज हो जाता है ये, ठीक, ये वेपर में चेंज हो जाता है ये तो हम लोग जब हीट सप्लाई कर रहे हैं किसी बॉडी के अंदर तो, ठीक है। और अगर हम लोग गैस को, अगर हम लोग वेपर को अगर कूल करेंगे, जैसे मान लो हम लोग कूल कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, तो वेपर जो है ना दोबारा से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज होगा। इस प्रोसेस को ऐसे हम लोग बोलते हैं, यहाँ से जैसे सॉलिड से लिक्विड में जाता है तो इसको हम बोलते हैं लिक्विफिकेशन। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में लिक्विफिकेशन बोलते हैं, लिक्विफिकेशन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं। ये जो जा रहा है सॉलिड टू लिक्विड, और लिक्विड से जब वेपर में जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? वेपोराइजेशन, ठीक, ये वेपराइजेशन कहलाता है जब वेपर में चेंज होता है तो। लेकिन अगर वेपर को, ये हमारा वेपर है, वेपर को कूल करते हैं तो लिक्विड में आता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग कंडेंसेशन। क्या कहते हैं हम लोग? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ठीक है। जब कंडेंस करेंगे तो क्या होगा? वेपर जो ना लिक्विड में चेंज हो जाता है, और फिर लिक्विड को फर्दर हम लोग कूल करेंगे तो ये सॉलिड में वापस आ जाता है ये। इसको कहते हैं फ्रीजिंग। इसको क्या कहते हैं हम लोग? फ्रीजिंग। और जिस टेम्परेचर पे लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है उसको हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक। फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आ गया? मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पे एक लिक्विड सॉलिड में चेंज होने लगता है उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। हर लिक्विड का अपना अपना फ्रीजिंग पॉइंट है, अपना अपना मेल्टिंग है, बॉइलिंग है, इस तरह का दे रखा है। तो ये स्टेट चेंज होता है, ठीक है ना। कौन चेंज करता है? ये हीट। हीट एक ऐसी चीज है जो हीट एक ऐसा सब्सटेंस है या एक ऐसी चीज है जो किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज कर सकता है, चाहे जितना भी सॉलिड क्यों ना हो और कितना ही सॉलिड स्ट्रांग क्यों ना हो। हीट देते रहेंगे, हीट देते रहेंगे, हीट देते रहेंगे, तो एक ऐसा स्टेज आएगा कि वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा ही होगा। कितनी बात सुन में आई? अब जैसे हम लोग, वैसे तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ एक बात, आप दिल पे मत लेना, मगर मैं एक समझाने की बात बता रहा हूँ। देखो, हीट को आप पैसे से जोड़ सकते हो, पैसे, ठीक है ना। पैसे में इतनी ताकत है कि किसी भी इंसान का कितना भी विल पावर स्ट्रांग क्यों ना हो, कितना भी अपने उस पर क्यों ना हो, किसी ना किसी स्टेज पे जाके वो बिक ही जाता है। कुछ किसी ना किसी स्टेज पे जाके वो बिक ही जाएगा किसी ना किसी वजह से। तो पैसे में इतनी ताकत है कि बेईमान को ईमानदार बना देता है और ईमानदार को बेईमान बना देता है। पैसे में ताकत है। ऐसे ही हीट में इतनी ताकत है कि कितना भी सॉलिड क्यों ना हो, हाँ, देते रहो, वो तो बेचारा पिघल ही जाता है, एक बार डन 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 हो ही जाता है। ओके, कुछ समझ में आ रहा है? ज़्यादा हीट तो नहीं लग रहा आपको? आज रहने दो, बहुत ज़्यादा हीट कर दूंगा तो आप गर्म हो जाओगे और फिर गर्म में उछल जाओगे, बाल नोचोगे, और मैं क्या क्या बता दिया। ओके, आज यहीं पे रहने दो। जी में आए सब्सक्राइब करो, जी सब्सक्राइब करो, नहीं तो अनसब्सक्राइब कर दो अगर पढ़ना है, नहीं तो। ओके, थैंक यू।